बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लिया। अमरीका के 47वें सदर की हैसियत से उन्होंने हल्फ उठाया है, गैर रवायती किस्म की तकरीर की है। मेन खबर तो हम इस सारे मामले पे डिस्कस करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीर की है उसके हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान पे उसके असरात के हवाले से बात करेंगे, खलीज के हवाले से बात करेंगे, दुनिया के हवाले से बात करेंगे, ख़ास तौर पे जो उन्होंने अमन पॉलिसी दी है उसके हवाले से बात करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ के और सदर ममलकत का जो फौरी रद्दअमल है उस पर बात करेंगे। और उसके साथ ही साथ कुछ इशूज़ जो हैं वो अदलिया के और पार्लिमान के हवाले से भी, कि जिसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी एक हफ्ते की छुट्टी पर चले गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मेस क्रिएट हो रहा है। वजह क्या है? 26वीं आईनी तरमीम। मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। इजाज़ चौधरी जो हैं उनके लिए सेनेट से वाकआउट किया गया है, सेनेटर इजाज़ चौधरी के लिए कि उनके प्रोडक्शन आर्डर पर अमल दरामद नहीं किया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी जब से प्रोडक्शन आर्डर पर अमल दरामद नहीं हुआ उस वक्त से ऐवान में नहीं आ रहे। कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट, उसने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए हैं। और फिर पीपल्स पार्टी ने जो लंबा डाला, मुस्लिम लीग नून को लिटा दिया। अब PMLN लेट गई है और शहबाज शरीफ कल ऐवान में आएंगे, जिसको कहते हैं ना 100 जूते 100 प्याज। इस सब पे आपसे बात करेंगे, बाकी डिटेल में भी ये इश्यूज भी आपके साथ आखिर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अनवर अब्बास साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत से चैनल्स में, अखबार में, उर्दू, अंग्रेज़ी, बहुत से इदारों में काम किया है, माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी एज से ज़्यादा एक्टिव, मुतहर्रिक और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं। मैं चूँकि हमने पहले यहाँ बोल में काम करते रहे और इससे पहले इन्होंने जो है वो 24 में भी, फिर अब 24 में काम कर रहे हैं। इससे पहले वक्त TV में काम किया, अंग्रेज़ी अखबारों में काम किया, बहुत फॉरेन ऑफिस की तवील अरसे से कवरेज करने वाले रिपोर्टर हैं। अनवर, क्या कहेंगे आज की सदर ट्रंप की जो स्पीच है, आपको कैसी लगी? आपने तो बहुत से दूर की स्पीचेस जो है वो वहां जाके ना भी कवर की होंगी, लेकिन इस तरह से आपने सुनी तो जरूर होंगी, आपकी वीट भी है। फर्क क्या लगा है आपको माजी से और आज के 47वें सदर की तकरीर में? अली शेर साहब, सबसे बड़ी बात ये कि जो आज था अनयूजुअल खिताब था। अनयूजुअल इन द सेंस कि उन्होंने आते साथ हलफ उठाया और हलफ उठाते साथ ही उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स की जो है ना वो ढेर लगा दी, लाइन लगा दी। ये मैंने माजी में नहीं देखा, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है। एग्जेक्टिव ऑर्डर्स की अगर हम बात करें, बहुत सारी अहम बातें थी उनमें। आते साथ उन्होंने सबसे पहले अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी का नारा लगाया, फिर उन्होंने कुछ जज्बाती बातें की, जैसे हमारे अब्बानी PTI माजी में करते रहे कि जी आज इंकलाब शुरू हो रहा है, आज अमेरिका की आज़ादी का दिन है, कुछ इस तरह की जज्बाती नारे भी दिए अवाम को। उसके बाद एग्जेक्टिव ऑर्डर्स की तरफ वो गए। उन्होंने कहा जी सबसे पहला एग्जेक्टिव ऑर्डर ये कि अमेरिका में हम इंडस्ट्रीज़ को बहाल करेंगे। कार मेकिंग उन्होंने कहा जी हम इसका रिवाइवल करेंगे इंडस्ट्री का। अमेरिका की अपनी इंडिजिनस जो है ड्रिल, बेबी ड्रिल के नाम से उन्होंने कहा जी कि हम ऑयलिंग, अमेरिका के अंदर से ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब इसका मतलब ये कि अमेरिका अपना दारोमदार अरब मुल्कों पे कम करने जा रहा है, जो कि जाहिर होता है। तेल एक बहुत बड़ा हथियार था और अभी तक तेल एक बहुत बड़ा हथियार रहा है मुख्तलिफ अदवार में। अब ये है कि अमेरिका शायद उस हथियार को बेअसर करने जा रहे हैं, जो कि मुस्तकबिल में मुसलमानों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। एज फार एज आई एम कंसर्न, हो सकता है ना भी हो, लेकिन मेरी परसेप्शन ये कि वो शायद, लेकिन इससे वो अपने वसाइल भी तो यूज करेगा ना, वरना कौमें जो है वो अपने वसाइल को महफूज रखती हैं। और जो अमेरिका पे इल्ज़ाम आता रहा है वो ये आता रहा है कि अपने वसाइल को महफूज रखे हुए है और दुनिया से लूट के अपने वो वसाइल जो है वो कर रहा है। तो फिर वो अपने वसाइल भी तो इस्तेमाल करेगा ना, जिसमें उसकी कमी होगी। बिल्कुल, ये डिसीजन जो है ये अमरीकियों के लिए तो बहुत मुस्बत है कि अमेरिका में इतना तेल है कि वो अगले 50 साल 100 साल उसको बैरूनी तेल की शायद ज़रूरत ना पड़े, अगर वो उसको ड्रिल करे, उसको इस्तेमाल करे। तो उन्होंने अपने ज़खायर महफूज रखे और वो अरब ममालिक से ले रहे थे ताकि अपना तेल फ्यूचर के लिए संभाल के रखें, जब ज़रूरत पड़े उसको इस्तेमाल करें। शेल गैस, ऑयल, गैस, ये तीनों सेक्टर जो अमेरिका के अंदर वाफर मिकदार में ज़खायर हैं। लेकिन अगेन ये कि उनको फिर इसके बारगेन करते हुए अरब मालिक की पॉलिटिक्स, मुसलमानों की पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता था। अब जब वो अपने वसाइल इस्तेमाल करेंगे वो अमरीकी अवाम के लिए, अमेरिका के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन
उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट मिडल ईस्ट पे पड़ेगा, थोड़ा सा इम्पैक्ट मुस्लिम दुनिया पे पड़ेगा, कि जहाँ पे उनसे बार्गेन हो जाता था उस चीज़ के बदले में, अब शायद वो बार्गेन की तो एक तरह से मुसलमान ममालिक जो है वो एक तरह से उसको नजरअंदाज सा कर देगा, ऐसे लावारिस सा छोड़ देगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा कि अब वो वैल्यू शायद वो वर्थ अमेरिकी डिसीजन मेकिंग में हमें वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी जो वर्थ थोड़ी सी वो मुसलमान मुल्कों को देते थे तेल की वजह से। सेकेंडली उन्होंने बात की मेक्सिको की। मेक्सिको में उन्होंने फौज तैनात करने का ऐलान किया एग्जेक्टिव ऑर्डर में। उन्होंने कहा जी कि जो मेक्सिको में मौजूद माफियाज हैं, जो कार्टल्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उससे दहशतगर्द ग्रोह के बराबर जो है उन्होंने डील किया जाएगा। इसी के तारकीन वतन के हवाले से तो मसले हल होंगे, लेकिन शायद इसका इम्पैक्ट मेक्सिको में नेगेटिव आएगा। मेक्सिको में शायद इसको पसंद नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आती है। देन ड्रग्स का एक बहुत बड़ा इशू मेक्सिको में मौजूद है, तो अगर आप मेक्सिको में मौजूद कार्टेल्स को दहशतगर्द ग्रोह करार देने जा रहे हैं तो इसका मतलब शायद वहाँ पे कार्रवाई भी की जाए। तो जो वो कहते हैं कि जी मैं दुनिया का पुरअमन तरीन सदर बनना चाहता हूँ या मेरा स्लोगन पीस का है, तो वो पहला फड्डा तो उन्होंने इसी दौरान पनामा कैनाल पे भी तो फड्डा, पनामा कैनाल के हवाले से गुज़िश्ता कई सालों में जाके ये मामला सेटल हुआ था और अमेरिका ने पनामा को भी उस कैनाल के हकूक कह लें आपके दिए थे। अब ये कि उन्होंने कहा कि जी हम अमेरिका जो पनामा कैनाल वापस लेगा। जनरल नोरिएगा की हुकूमत उल्टाई गई थी, उस वक्त से ये फड्डा चल रहा है पनामा के साथ। अब ये आके बाकायदा एक इंटरनेशनली, पनामा एक बहुत छोटा मुल्क है लेकिन क्राइसिस इंटरनेशनल डेवलप होगा। अनवर एक बात बताएं कि ये मेरे ख्याल में तो अगर हम ये कहें कि वो जिस तरह ये पनामा वाला फड्डा, फिर मेक्सिको वाला फड्डा, फिर चीन वाला उसने एक फ्रंट खोला है जिसमें उसने कहा कि टैरिफ बढ़ाएंगे हम, ट्रेड जो अब अमेरिका जो बाकी मुल्कों से टैरिफ वसूल करेगा, हम अपने रिजर्व्स भरेंगे। बेसिकली वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं पुरअमन सदर होना चाहता हूँ, मेरा नाम तारीख में बतौर पुरअमन तरीन अमरीकी सदर के तौर पर याद किया जाए। दूसरी तरफ वो तीन बड़े फड्डे जो है वो स्टार्ट करे, दो छोटे, लेकिन तीसरा जो है चीन के साथ उनकी लड़ाई है, ट्रेड वार होगी ये वो। अच्छा, इस बार एक और चीज मैंने मिसिंग फील की है, मतलब इजराइल के हवाले से, वरना कोई भी अमेरिका का सदर की स्पीच होती है, आप इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे, मुझे नहीं याद कि इजराइल को हमेशा उन्होंने अपना दोस्त फलां तो बड़े वो बढ़ाते चढ़ाते रहे हैं। इस बार उसने हल्का जस्ट इतना टच करके इतनी बात की है कि अब गजा में लोग जो है वो जा चुके होंगे, यरगमाली रिहा हो चुके हैं, ऑफिस संभालने से पहले यरगमाली वापस आ चुके हैं, जिस चीज का मैंने वादा किया था। लेकिन ये कि उनके बैकग्राउंड में जो पिछले 3 ऐलानात है वो भी हमें ज़हन में रखने की। उन्होंने कहा था कि अगर हमास यरगमालियों को रिहा नहीं करती तो हम मिडल ईस्ट को जहन्नम बना देंगे। इस तरह के काफ़ी बड़े ऐलानात भी थे, लिहाजा। लेकिन ये कि इसराइल के हवाले से उन्होंने कोई डायरेक्ट आज किसी किस्म का स्टेटमेंट नहीं दिया। नहीं, लेकिन माजी के जो सदूर रहे हैं वो हमेशा ऐसे जैसे वो अपना फर्ज समझते थे कि इसराइल को अप्रिशिएट करना, इसराइल को अपना दोस्त कहना, सरपरस्ती करना, ये उनकी स्पीचेस में शामिल होता था, लेकिन इस बार नहीं है, इस दफ़ा वो नहीं है। और दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो अमेरिका के दुश्मन ममालिक हैं उनसे निपटने की भी बात की गई है कि उसके वाले से सख्त पॉलिसी लाई जाएगी, अमेरिकी फ़ौज को भी मजबूत किया जाएगा। दुश्मन ममालिक के ऑलमोस्ट वही ममालिक है जो कि इसराइल के दुश्मन भी हैं। लेकिन एक दूसरी बात भी है ना कि उसने ये भी तो कहा ना कि हमारी साबका हुकूमतें जो हैं वो इधर उधर पंगे लेती रही और अपने मुल्क में किया कुछ नहीं, तो अब हम अपने मुल्क में करेंगे, अमेरिका फर्स्ट वाला सारा जो चैप्टर था। बिल्कुल, ये भी उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो सियासी इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से उन्होंने हमें ऐलानात किए। उन्होंने कहा जी कि एक फौरी तौर पर हम अमेरिका में सेंसरशिप ख़त्म कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा ऐलान है। में भी बहुत सारी चीजें इससे सामने सर, वो जॉन एफ कैनेडी का जो इसमें स्पीच में नहीं कहा, हाँ। और मार्टिन लूथर किंग जो है उनके जो मर्डर थे उनकी रिपोर्ट्स जो है उनको जारी करने का ऐलान किया। रिपोर्ट्स भी जारी होंगी और मजीद भी काफी ज्यादा इंकशाफात सामने आएंगे। दूसरे मुल्कों में जो अमेरिका की मुदाखलत है, जो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक में फौज उतारी गई थी और दीगर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, इन केस अगर वो सेंसरशिप जो ख़त्म होती है और वो डॉक्यूमेंट कहीं पब्लिक हो जाते हैं, आई डोंट नो कि उन डॉक्यूमेंट्स क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, स्टेट सीक्रेट के तौर पे गिने जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस ऐलान का उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन अगर कोई इम्पैक्ट आता है और वो पब्लिक होते हैं तो ये बहुत बड़े इंकशाफात होंगे। अनवर, एक और चीज़ भी, यहाँ हमारे पाकिस्तान में इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझ पे कातलाना हमला हुआ और अल्लाह ने मुझे बचा लिया इनकी शामत अमाल के लिए, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं निकलूंगा तो मैं ये करूंगा। सेम यही बात उसने स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, खुदा ने मुझे बचा लिया और इसलिए कि मैं अमेरिका को अजीम बनाऊं। ये दोनों के मुश्तरक सोच और ख्यालात
बिल्कुल काफी हद तक दोनों अनयूजुअल अनप्रिडिक्टेबल हैं, जैसे कि इवन ये दोनों ही नहीं, इस वक्त जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे ऐसे दूर हैं। आप चीन के सदर शी को ले लें, आप रूस के सदर पुतिन को लें, भारत के नरेंद्र मोदी को ले लें, पाकिस्तान के इमरान खान जो सबका बानी पीटीआई या सबका वजीर आजम थे, आप इर्द गिर्द की जितने भी ममालिक हैं ज्यादातर ऐसी क़यादत मौजूद है जो अनप्रिडिक्टेबल है, और ट्रम्प भी उनमें से एक है, एक अनप्रिडिक्टेबल लीडर है। दोनों के सोचने के अंदाज मिलते हैं, दोनों के चीजों को देखने के अंदाज काफी अच्छा, कुछ मिलते और हैं। चीजें अगर हम इनके मुश्तरकात की बात करें, वो भी गैर रवायती, ये भी गैर रवायती। वो भी कह रहा है मैंने एस्टेब्लिशमेंट से जंग जीती है, ये भी कहता है मैं जंग एस्टेब्लिशमेंट से जीती है। उधर भी इस पे हमले का, व्हाइट हाउस पे हमले का इल्जाम है, इधर भी नो पार्लियामेंट में के मामला नहीं, पार्लियामेंट में हमले का इल्जाम है। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें इनमें मुश्तरक भी। अब देखते हैं कि ये मुश्तरकात आगे चल के क्या रंग लाते हैं। अच्छा, एक चीज जो हाल ही में इसने टेलीग्राफ ने जो स्टोरी की, और आज एक और भी चीज कि वो आज़ादी इजहार और आज़ादियों के कहा जाए कि बड़े ठेकेदार, ये एलन मस्क की बात कर लें, ज़करबर्ग की बात कर लें, ये गूगल के बानी की बात कर लें, यानी जो उसका सीईओ है उनकी बात कर लें, 3 बड़े जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं वो भी वहाँ पे मौजूद। फिर वो यूएई का जो उसका वो दोस्त है हुसैन जवाई या जवाई समथिंग नाम जो है, $20 अरब उसने वहाँ पे इन्वेस्ट करने का कहा। तो ये सारा कैंप जो है ये ट्रंप को वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। तो बज़ाहिर तो इससे लगता है कि उसका अमेरिका तो उठ जाएगा बहरहाल। देखिए, ट्रंप एक बिजनेसमैन है। ट्रंप बतौर बिजनेसमैन उसकी शनाख्त थी और उसने एम्पायर खड़ी की अपनी मेहनत से। अपने वालिद के कारोबार में इसने जॉब्स की मुख्तलिफ कंपनीज में ट्रंप टावर्स खड़े किए, फिर इसने अपने मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट, कुछ इसके प्रोजेक्ट फ्लॉप भी हुए, ट्रंप यूनिवर्सिटी और दीगर प्रोजेक्ट नहीं भी चल सके, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है और वो ज़मीन से उठ के ऊपर तक पहुंचा है। तो उसको उसकी दुनिया में जितने भी अमीर तरीन लोग हैं या बिजनेस कम्युनिटी के अफराद हैं, जो आप कह लें VIPs हैं, उनके साथ रिलेशनशिप ऑलरेडी हैं। और आज जो इसकी तकरीब थी डोनाल्ड ट्रंप की, इसमें बहुत बड़ी तादाद में बिजनेस कम्युनिटी मौजूद थी, ना सिर्फ अमेरिकन बल्कि दुनिया भर से भी। तो ये लग रहा है कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा और इसका इम्पैक्ट जो है इसकी प्रेसिडेंशियल उस दौर पे आएगा, इसके टेन्योर पे नज़र आएगा कि जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो शायद फाइनेंशियली भी चीज़ें बेहतर। और वो बतौर बिजनेसमैन जब क़यादत संभालते हैं तो वो शायद किसी हद तक कामयाब भी रहते हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान पे जो असरात हैं, ख्वाजा आसिफ ने उसी वक्त वेलकम किया, उसने कहा बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया है कि दुनिया को वो अमन देगा, बहुत कमाल की बात की है, 80 सालों से वो जंग मुसल्लत करता रहा है, ये काम किया तो बहुत ही कमाल का काम किया है। जब उनसे पूछा गया कि वो पाकिस्तान के हवाले से अगर वो इमरान खान के हवाले से बात कर दे, उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं, क्यों बात कर देगा, वो करेगा भी तो हम अपना मफाद देखेंगे। क्या हमें अपना मफाद देखने की सकत है? और अगर वो करेगा, और क्या आपको लगता है कि वो करेगा भी सही? देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो पॉलिसी अमेरिका की बनती है वो CIA बनाती है और वो फौरी चेंज नहीं होनी कि आज वो दफ्तर संभाल रहा है तो कल से पॉलिसी चेंज होनी है। और इस वक्त जो है अमेरिका की पॉलिसी को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। उसकी एक एग्जांपल कि इसी तकरीब अल-बरदारी में पाकिस्तान की जानिब से कोई दावतनामा पाकिस्तान में किसी को नहीं आया। पाकिस्तानी सफ़ीर जो है वो शरीक हो रहे हैं, सबका तकरीब में भी वही शरीक हुए थे जो पिछले सदर बाइडन की अल-बरदारी थी, अब भी वही जा रहे हैं। जबकि हमारे मुकाबले में भारत को दावतनामा गया था। अच्छा, उनके वजीर खारजा को इनवाइट किया गया था, चीन के सदर को इनवाइट किया गया था, चीन के सदर ने अपना नुमाइंदा या वाइस मेरकल प्रेसिडेंट को भेजा वहाँ पे। इसी तरह दीगर ममालिक जो है उनके लोग मौजूद थे। हमारी थोड़ी सी अहमियत कम है उनकी नज़र में, दावतनामा ना मिलने। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आ गया दावतनामे से, उसने ये भी कहा कि हम अफगानिस्तान में जो बाइडन ने इतना पाकिस्तान दुनिया अमेरिका का जदीद असला छोड़ दिया, हम वो वापस लेंगे। तो ये असला वापस लेने के खाते में कोई एक और फंडा तो नहीं खुल जाएगा? हो भी सकता है, इस तरह की बातें भी चल रही हैं, बेसिस के हवाले से भी बातें सुनने में आ रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह की फाइन चल रही है कि अमेरिका शायद को बेसिस भी पाकिस्तान से दोबारा मांग रहा है। ये भी मुमकिन है कि शायद कोई कार्रवाई भी की जाए अमेरिका की जानिब से दोबारा। अगेन ये बहुत कबल वक्त हो जाएगी। तो फिर तो हमारी मार्केट खुल जाएगी, जो हम वार इकानमी का ठेकेदार हैं, फिर तो हमारा रास्ता खुल जाएगा, दोबारा डॉलर चल रहा है, हम तो लाशों पे कमाई करने वाले हैं, फिर तो हमारा कारोबार चल पड़ेगा। खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है।
बंद कैसे हो सकता है? बंद ऐसे हो सकता है कि इसका सारे सिंपल जितनी भी कॉस्ट पे करनी है पहले भी हमने दी और हमें ही पे करनी पड़ेगी, आवाम को पे करनी पड़ेगी। सड़कें हमारी बर्बाद करके अमेरिका चला गया, लाशें, आपकी दहशतगर्दी, आपके सारे मईशत हमारी, हर चीज फैलेगी। तो माजी में भी हमने साथ देखा, अल्लाह ना करे कि इस तरह की नौबत आई, इस तरह की दोबारा कोई एडवेंचर। आपका सफारती बीट करते हुए तजर्बा क्या कहता है कि अमेरिका इमरान खान की रिहाई के लिए, क्योंकि उनके 3-4 लोग तो इम्पोर्टेंट कह चुके हैं, टेलीग्राफ भी कह चुका है, तो ये सारे, क्या आपको लगता है कि अगर वो खुल के बात ना भी करे तो कहीं ना कहीं या किसी ना किसी तरीके से वो कोई बात करेगा जरूर, या नहीं लगता? देखिए, सबसे पहली बात है दिसंबर में क्या हुआ, पाकिस्तान की उन कंपनियों और अफराद पे पाबंदियां लगाएगी जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में मुलव्वस थे या काम कर रहे थे। उसका मतलब ये कि अमेरिकन हमसे कोई चीज़ मनवाना चाह रहे हैं, ये तो एज ए टूल था। अगर तो हम उनकी वो चीज़ मौजूद है जो कि हमने अभी तक नहीं मानी, तो इमरान खान के नाम को भी इस्तेमाल किया जा सकता है और दीगर भी इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि पाकिस्तान को उसके पाँव पे झुकाया जाए। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो क्या डिमांड्स है और यहाँ पे क्या मामला है। एक और भी तो हो सकता है कि हमें उन्होंने इस तरह से नजरअंदाज किया हो इंडिया के मुकाबले में कि हम 4 दिन बाद खुद ही जाके मिन्नते कर रहे हो, जैसे हमारे कुछ लोग जो है वहाँ टेबलें बुक करा के गए हुए भी थे, तो वहां पे जाके बैठे हुए हमारी तरफ भी देख लो बदर साहब, हम भी दुनिया में कुछ है, तो पता चले कि हमें वो पीछे मिन्नते कराने के लिए नजरअंदाज कर रहा हो। मेरा नहीं ख्याल कि मिनटों वाली बात होगी, लेकिन एक बात जो कॉमन सेंस की बात है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। शायद हम उस सतह पे अभी तक नहीं पहुंच सके, हम कोशिश करते हैं, हमारा मुकाबला भारत के साथ, हम उसकी बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते, लेकिन जो हकायक है वो हमसे बहुत आगे है इस वक्त। अच्छा, एक बात उसने और भी कही कि ईरान अब इस काबिल नहीं रहा कि वो हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट कर सके, फाइनेंस कर सके। इसका क्या मतलब, फिर अब वो इस काबिल नहीं रहा तो कहीं ईरान के घरों का, ईरान का भी उसने कोई जिक्र नहीं किया? बिल्कुल, अल्लाह के आने से पहले ये इस वक्त जो अमेरिकन आपकी जितनी एस्टेब्लिशमेंट एंटी ईरान है, और डिस्कस इसराइल में भी और हर जगह यही हो रहा है कि ईरान को बम बनाने से पहले उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह किया जाए या रोका जाए। तरीकाकार क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त बातचीत भी चल रही है यूरोप के 3 ममालिक के साथ ईरानियों की न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। तो अब उस बातचीत का रिजल्ट जो आएगा उस पर डिपेंड करता है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। आया ये इसराइल के कहने पे कोई ईरान को निशाना बनाते हैं या कि ये चीज को नहीं करते या बातचीत के जरिए कोई अनवर, आपको लगता है कि जिस तरह से इसने अमन का झंडा उठाया है, जैसा तैसा भी है, आपको लगता है कि ये बिलाखिर, जैसे वो इसराइली मीडिया ने भी कहा था कि इसके नुमाइंदे ने उनको छंडका भी था, बेइज्जती की थी, हमास को भी दबाया था और ये मुआहदा करा दिया, और आपको लगता है कि ये फ़लस्तीन का मामला जो है ये 2 स्टेट्स के हवाले से इसके दौर में हल हो जाएगा? वैसे मुझे ज़ाती तौर पे एक रस्मी तौर पे हल हो जाएगा, लेकिन अमली तौर पे फ़लस्तीनियों की जो रियासत बनेगी वो अपाई रियासत होगी, एक पूरी पैरालाइज, ना उनको फौज रखने की इजाज़त होगी, ना उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री उनकी अपनी होगी, ना वो खारजा पॉलिसी बना सकेंगे, हत्ता कि एक ईंट भी गजा में या कहीं और लगाने के लिए इसराइल की इजाज़त की ज़रूरत होगी। तो वो एक ऐसी स्टेट होगी जो कि हेल्पलेस स्टेट होगी, उसका होना ना होना बराबर होगा अगर वो लेकिन नाम नहाद से बन सकती है बिल्कुल। वो तो पहले भी उन्होंने अनाउंस किया था, महमूद अब्बास को सदर बनाया और अभी भी वो सदर है, दीगर भी उसमें स्टेक होल्डर्स। मसला मुश्किल हल होता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, सिर्फ एक पुलिस फोर्स उन्होंने रखने की इजाजत दी थी, तो अभी भी यही लगता है कि इसका एक लूली लंगड़ी सी स्टेट बना के दुनिया का मुंह चुप करवा दिया जाए। और जहाँ तक आप बात करें कि मसला फ़लस्तीन के हल की, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अमेरिका में ट्रम्प प्रो फ़लस्तीन है या ये, बल्कि उल्टा उसके मुसलमान मुल्कों के हवाले से सबका इकदाम हमारे सामने है। माजी में जब गवर्नमेंट आई थी तो इसने 6 से 7 मुल्कों पे पाबंदी लगा दी थी कि उनके शहरी अमेरिका में नहीं आ सकते। तो हम कोई बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद भी अपने आप को नहीं कह सकते कि ये सारी चीज़ें हमारे हक़ में होंगी या मुसलमानों के हक़ में होंगी, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि टोटली वो एंटी भी चलेगा, क्योंकि उसने अपनी साख को भी बचाना है। अमेरिका में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, उसके वोटर्स में भी मुसलमान मौजूद हैं, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के उसने सारे इकदाम करने हैं। बिल्कुल ठीक। आपने आलमी मंजरनामे, खुसूसन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच, उसके आउटकम, उसके असरात, उसके तनाजर में अनवर अब्बास साहब की गुफ्तगू सुनी। हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का बताया था, टच की थी, लेकिन टाइम कम होने की वजह से जस्ट इतना बता देते हैं दोबारा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तरह से फड्डा पड़ा हुआ है। मंसूर अली शाह साहब जो है पहले वो बेंच चेंज कर दिए गए, फिर उन्होंने वो आईनी हवाले से कि क्या ये ना जिस तरह गैर आईनी बेंच है मुबैना तौर पे, क्या वो आईनी फैसले कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उनको रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता, फिर उनका बेंच चेंज कर दिया गया। फिर जजेस कमेटी का इजलास बुलाए बगैर ही उनका बेंच चेंज करके जो केस है 26वीं आईनी तरमीम का, उसको उधर लगा दिया गया आईनी बेंच में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं
ये इंपॉर्टेंट हो रही हैं। मंसूर अली शाह साहब ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। 27 जनवरी को आइनी बेंच जो है वो 8 रुकनी बेंच आइनी जो मैटर है उसका की समाअत सुनेगा, यानी 26वें आइनी तरमीम को। दूसरी तरफ ये जो इम्पोर्टेंट बात है, यूसुफ रज़ा गिलानी वो ईवान का एक तरह से बाइकाट किए हुए हैं जब से उसके प्रोडक्शन आर्डर पे अमल नहीं हुआ, यानी सेनेटर एजाज चौधरी पीटीआई के जो सेनेटर हैं उनको ना लाने पे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और जो है वो पंगा किया है अहले हुकूमत के साथ। वो राना महमूद हसन जिनका तल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उनकी ज़ेर सदारत चेयरमैनशिप में कायमा कमेटी जो है उसने कैबिनेट ने उसके प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए हैं सेनेटर एजाज चौधरी के। ये एक और पंगा है। एक और पंगा जो है वो पीपल्स पार्टी ने झुका दिया है PMLN को। शहबाज शरीफ से ख्वाजा आसफ ने भी बात की है, मिस्टर जो अयाज सादिक हैं स्पीकर, उन्होंने भी बात की है, मुलाकात की है और शिकायतें लगाई हैं कि आपके अरकान और वज़रा नहीं होते, ये ऐवान चलाना मुमकिन नहीं हो रहा। और बिलाखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ घुटनों के बल अब कौमी असम्बली ऐवान में कल आएंगे। अगर वो आएंगे तो पीपल्स पार्टी आएगी, नहीं आएंगे तो नहीं आएगी। तो इसी पे यही कहा जा सकता है, वो जो कहते हैं ना कि 100 जूते 100 प्याज। और लास्टली फिर आलमी खबर से निचोड़ते हुए पाकिस्तान के तनाज़ुर में कि अमेरिका के 47वें सदर क्या पाकिस्तान की फॉर्म 47 की हुकूमत पे असरअंदाज होंगे? क्या अगर वहाँ से कोई हुक्म आ गया तो ये फॉर्म 47 की हुकूमत बर्दाश्त कर सकेगी? ये आने वाले दिनों में जो चीज़ें डेवलप होंगी इससे आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।